हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू स्टडी खजाना। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिसेस चैप्टर, जो कि 12th में बहुत अच्छा चैप्टर माना जाता है, आसान चैप्टर माना जाता है, इजी चैप्टर माना जाता है। इस चैप्टर की वेटेज 4 मार्क्स की है अगर देखी जाए तो, लेकिन अकेला ये 4 मार्क्स का नहीं है। इसको और डिटरमिनेंट को अगर मैं कंबाइन करूं तो वो 4 मार्क्स का बनता है। इसको और डिटरमिनेंट को कंबाइन करें तो 4 का कह रहा हूं, तो मिला के 14 मार्क्स बनता है। तो यानी आप कह सकते हो मैट्रिसेस प्लस डिटरमिनेंट इज ऑलवेज इक्वल टू, मैट्रिसेस प्लस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जो इनकी वेटेज है दैट इज इक्वल टू 12 to 14 मार्क्स। 12 to 14 है, ठीक है। बट एक क्वेश्चन मैट्रिसेस में से 4 का आ गया तो 2 क्वेश्चन आएंगे डिटरमिनेंट में से, एक 6 का और एक 4 का। ओवरऑल कितने हो गए? 14 के, ठीक है। अगर इसमें से 2 क्वेश्चन आ गए तो एक इसमें से आएगा, लेकिन दोनों के मिला के कुल मिला के जो वेटेज है वो है 14 मार्क्स। सॉरी, हाँ, दोनों के मिला के 14 मार्क्स। तो सबसे पहले आ जाते हैं मैट्रिसेस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, काम की बात पे आते हैं। आप कह सकते हो मैट्रिसेस मिनिमम 4 मार्क्स का है, ठीक है। आप कह सकते हो मैट्रिसेस कितने मार्क्स का? मिनिमम 4 मार्क्स का। सबसे पहले मैट्रिसेस होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैट्रिसेस? मैट्रिसेस एक्चुअली में इस तरीके से करली ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। बट व्हाट इज द यूज ऑफ मैट्रिक्स, या मैट्रिक्स है क्या? मैट्रिक्स एक्चुअली जो है वो आपका कैलकुलेशन को आसान करने का प्रोसेस है। किसी भी कैलकुलेशन को जो आसान कर देता है ना, दैट इज मैट्रिक्स। मतलब बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं, बहुत बड़े बड़े नंबर, उन्हें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो ये सारे केसेस को हमारे आसान तरीके से सॉल्व कर देता है मैट्रिसेस, और हम उन्हें कंप्यूटर्स में डाल के यूज करते हैं मैट्रिसेस को, ठीक है। मैट्रिसेस में जनरली इस तरीके के ब्रैकेट में डिनोट किया जाता है, जिस तरीके के ब्रैकेट मैंने आपके सामने बनाए हुए हैं, ठीक है। इस तरीके के ब्रैकेट में डिनोट किया जाता है। इसके अंदर एलिमेंट्स को मैं नाम देता हूं A11, A12, A13, A21, A22, A23, ठीक है। और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ठीक है। A23, A31, A32, A33। ये भाई साहब A11, A12, A13 ये है क्या? A21, A22, A23 है क्या? देखिए, जो भी इस तरीके से लिखी जाएंगी, जो भी इस तरीके से लिखी जाएंगी, दे आर कॉल्ड रोज। इनको हम कहेंगे रोज। रो आएंगे, रो 1, रो 2, रो 3, रो 1, रो 2 एंड रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। कोई कॉपी कुछ नहीं करना। कॉलम्स कहलाएंगे ये वाले, कॉलम 1, कॉलम 2 एंड कॉलम 3। ये चीज ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। अब जो इसके अंदर जो ये चीजें होती हैं, जो टर्म्स मैंने लिखी है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, दे आर कॉल्ड एलिमेंट्स। इन्हें हम कहते हैं एलिमेंट्स। यानी जो इस तरीके से लिखी जाएंगी सीधी सीधी पैरेलल हॉरिजॉन्टल्स, दे आर कॉल्ड रोज। यानी हॉरिजॉन्टल वाली मैं कहूंगा, हॉरिजॉन्टल जो लिखी जाएंगी दे आर रोज, एंड जो वर्टिकली लिखी जाएगी दे आर कॉल्ड कॉलम्स, दे आर कॉल्ड कॉलम्स, ठीक है भाई। जब भी मैं हॉरिजॉन्टली लिखूंगा तो रोज, वर्टिकली लिखूंगा तो कॉलम्स, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। तो ये बड़ा सिंपल है, इसमें कॉपी करने वाला कुछ भी नहीं है। कॉपी मैं अगले पेज में करा दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए देखिए, जैसे मैंने बोला ऐसे, भाई साहब A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, रो 1, रो 2, रो 3, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। इसके अंदर ध्यान से सुनिएगा, इसके अंदर आपके पास, इसके अंदर मैं कह सकता हूं आपके पास, देखिए 3 रो और 3 कॉलम है। 3 रो है और 3 कॉलम है। पहले लिखा जाएगा रो वाला पार्ट, बाद में लिखा जाएगा कॉलम वाला पार्ट, और ये 3 by 3 को हम बोलेंगे ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ
मैट्रिक्स। बहुत बेसिक बेसिक टर्म है, इनको बस सुनते रहिए, समझते रहिए, ठीक है। करना नहीं, लिखना नहीं अभी कुछ भी। रो हो गई 3, कॉलम हो गए 3, तो आप कह दोगे रो भी 3 है, कॉलम भी 3 है। इसका मतलब ऑर्डर कितना है? 3/3 का है। ऑर्डर कितना है? 3/3 का। जितना ऑर्डर होता है, ऑर्डर है 3/3 का, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर 9। ये होंगे टोटल एलिमेंट्स, ठीक है भाई, दिक्कत तो नहीं है कोई? बहुत सिंपल है। रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम, दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्स। कोई भी बच्चा इसे 3x3 नहीं बोलेगा, 3x3 नहीं बोलेगा, इसे बोलेंगे 3/3। क्या बोलेंगे इसको? 3/3 बोलना है। 3x3 नहीं है, 3/3 है। A11, A12, A13 का क्या मतलब है? A21, A22, A23 का क्या मतलब है? अभी बस आपने ये पढ़ा है। ये आप बेसिक्स कॉपी कर सकते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं आगे, फटाफट से लिखिएगा ये बेसिक्स, ठीक है। चलिए, कॉपी हो गया होगा। नेक्स्ट आगे कर रहे हैं क्वेश्चन। लिख लिया सबने पूरा? नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसे जो बोलते हैं A11, A11, A12, A13। पहले लिखा जाता है रो, उसके बाद लिखा जाता है कॉलम। पहले लिखा जाता है रो और उसके बाद लिखा जाता है कॉलम। जब मैंने बोला ना A11, उसका मतलब था एक रो और एक कॉलम का एलिमेंट। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। 11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। 12 का क्या मतलब होगा? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट। दिस इज योर फर्स्ट रो, दिस इज योर सेकंड कॉलम। तो उनका जो क्रॉस आएगा दैट इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसको हम? 1 2। अगर मैं बोलूं A21, A22, A23, इसका क्या मतलब हुआ? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। अगर मैं बात करूं A32 की, तो आप कहेंगे A32 का मतलब है थर्ड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट। थर्ड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड, और क्या कहेंगे इसको हम? 3 2 एलिमेंट। तो समझ में आ गया A12, A13 वगैरह वगैरह क्या होते हैं। अगर कभी भी 3 2 लिखा है, इसका मतलब है थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट, यानी एलिमेंट ऑफ थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम। लिखने वाला कुछ भी नहीं है, कॉपी करने वाला कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सिंपल सा फंडा है, उस फंडे को फॉलो करना है बस, और कुछ भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब क्वेश्चन नहीं था, ये तो बेसिक था। अब बात करते हैं हमारे पास मैट्रिसेस में क्या क्या होता है। बच्चे, मैट्रिसेस में अगर आपने स्कूल में पढ़ा हो तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, टाइप ऑफ मैट्रिक्स मैंने नहीं बताया, वो मैं बताऊंगा एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जैसे दो मैट्रिक्स है, एक है A11, A12, A13, A21, A22, A23, बस 2/3 कॉलम का, 2/3 का मैट्रिक्स है एक, प्लस या माइनस कुछ भी बोल दिया, B11, B12, B13, B21, B22, B23, दो ये अलग अलग मैट्रिक्स दिए हुए हैं जिनका ऑर्डर सेम है, इसका ऑर्डर और इसका ऑर्डर सेम है। इन्हें प्लस करना है या माइनस करना है, तो देखिए कैसे करेंगे। हाउ कैन वी अप्लाई प्लस एंड माइनस? A11 प्लस B11। अगर आपको प्लस करना है तो आप कहेंगे A11 प्लस B11, ठीक है। अगर आपको प्लस नहीं करना, तो देखिए आप क्या करेंगे। अगर आपको प्लस नहीं करना, माइनस करना है, तो A11 माइनस B11, तो माइनस लगा दो यहां पे। उसी तरीके से A12 प्लस B12, अगर प्लस करना है, A12 प्लस B12, A12 माइनस B12 अगर आपको माइनस करना है तो। सेम A13 प्लस B13 एंड माइनस ऑल्सो A21 प्लस B21 माइनस
तो A22 प्लस करना है तो प्लस, माइनस करना होगा तो माइनस लगा देंगे यहाँ पे। और उसी तरीके से A23 प्लस करना हो तो B23, माइनस करना हो तो माइनस। इस तरीके से आप किसी भी दो मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। बेटा मैट्रिक्स का यूज जो है जनरली आपके पास अभी नहीं आता है। मैट्रिक्स का यूज होता है बड़ी बड़ी उसमें यूज होता है मैट्रिक्स का, बड़े बड़े उसका मतलब है बड़ी बड़ी कंपनीज में आप बहुत सारी चीजों को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, उन सब केस में आपने स्कूल में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पढ़ा होगा, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ा होगा। पर मेरा एक छोटा सा सवाल है, आप पहले इतने कॉपी करते रहिए और सुनते रहिए। मेरा एक बड़ा छोटा सा सवाल है कि क्या एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अलावा मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन तो पढ़ा ही है, क्या डिवीजन होता है? क्या मैट्रिक्स में डिवीजन होता है? ये मेरा सवाल है। आप पहले इस पार्ट को कॉपी कीजिए फिर मैं बताऊंगा। देखिए अब मैं आपको बता रहा हूं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तब तक आप सोच भी सब पाएंगे कि क्या एडिशन होता है या नहीं होता वगैरह वगैरह। सॉरी, डिवीजन होता है नहीं होता, डिवीजन होता है और मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा हाउ टू डिवाइड एनी मैट्रिक्स। देखिए मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सबसे पहले जो मैं बताना चाहूंगा आपको वो देखिए क्या है। रूल वन ये कहता है अगर आपको कभी भी मल्टीप्लाई करना है दो मैट्रिक्स को, तो दो मैट्रिक्स को अगर आपको कभी भी मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n का है तो दूसरी मैट्रिक्स का ऑर्डर n/g का होना चाहिए। अब बच्चा कहेगा सर ये n/m लिख दिया आपने, n/g लिख दिया, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इसको समझो जरा ध्यान से क्या कह रहा हूं मैं। ये पार्ट सेम होना चाहिए हमेशा, मतलब पहली मैट्रिक्स का m/n, दूसरी मैट्रिक्स का n/g, ये हमेशा सेम होना चाहिए। अभी मैं आपको और बताता हूं इसके अंदर क्या कह रहा हूं मैं। इसके अंदर बड़ा सिंपल सा है, उसको ध्यान देना है आपको। रूल 2 ये कहता है कि जो नई मैट्रिक्स आएगी वो आएगी m/g की। जो नई मैट्रिक्स आएगी वो किसकी आएगी, m/g की। ये कट जाएगा, ये जो आपका होगा n/n ये कैंसिल आउट हो जाएगा और आपकी जो नई मैट्रिक्स आएगी वो किसकी आएगी, वो आएगी m/g की। एक एग्जांपल लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए ये रूल्स होने जरूरी हैं, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए ये रूल्स होने जरूरी हैं। जैसे मैंने आपको बोला एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है, एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर मैं बता रहा हूं आपको। जैसे मैंने बोला 2 3 4 5 6 7, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2/3 का। तो जो दूसरी मैट्रिक्स होगी ना उसका ऑर्डर 3/समथिंग का होना चाहिए। जैसे उसका ऑर्डर मैंने कर दिया 1 2 3 1 1, इसको मैं हटा देता हूं 3 को, 1 4 4। तो ये जो नई मैट्रिक्स आई उसका ऑर्डर है 3 रो और 2 कॉलम है। ये वाला पार्ट मिलना चाहिए, मैच होना चाहिए, हो रहा है सर। इसका बाद वाला यानी इसके कॉलम और इसकी रो सेम है, तो नई मैट्रिक्स जो आएगी वो आएगी 2/2 की। नई मैट्रिक्स कितने की आएगी, 2/2 की। आएगी कैसे ये नहीं पता, हमें बस इतना पता है कि नई मैट्रिक्स जो आएगी वो 2/2 की आएगी। 2/2 में हमने बचपन में पढ़े थे 4 एलिमेंट होते हैं, 4 भैया। 4 एलिमेंट क्या क्या होते हैं, A11 A12 A21 A22। आप पहले बस एक छोटा सा काम कर दो, आप मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स और ये पार्ट आप कॉपी कर लो बस। ये जो मैंने रेड कलर के इसमें हाईलाइट किया है ना,
मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स और ये लिख लो। बाकी सब मैं अगले पेज पे आपको करवाने वाला हूं क्वेश्चन, एक एग्जांपल कराऊंगा कि कैसे करना है मल्टीप्लाई, हाउ टू मल्टीप्लाई अ मैट्रिक्स। पहले तो ऑर्डर याद रखिएगा, उसके बाद आगे करिएगा, कॉपी कीजिए, आगे कर रहे हैं। हो गया, चलो देखो, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिखी थी, कोई भी वैल्यू चेंज कर रहा हूं मैं बस, और कुछ नहीं कर रहा, थोड़ा सा लाइट है, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं, ब्लैक कर दिया मैंने। देखिए एक मैट्रिक्स आपको दी हुई है जिसका ऑर्डर है, जिसमें एलिमेंट्स है 0 1 1 2 3 1 -1 2 2, इसका ऑर्डर है 3/3 का। और जो दूसरी मैट्रिक्स है वो है 1 2 3 4 0 0, दैट इज कॉल्ड 3/2 की मैट्रिक्स। 3 तो रो है, देखिए इसमें 3 रो है और 2 कॉलम है, 3 रो है और 2 कॉलम है। अगर इसमें 3 रो और 2 कॉलम है तो पहले तो ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर जो आपका आएगा वो आएगा 3/2 का। जो नई मैट्रिक्स आएगी वो 3/2 की आएगी। 3/2 का मतलब है आपके पास जो ऑर्डर अवेलेबल होगा वो होगा A11 A12 A13, 3 रो और 2 कॉलम, 3 रो और 2 कॉलम, A21 A22 और A23, 3 1 और 3 2। देखिए क्या आएगा, जो ऑर्डर आपके पास आएगा, जो आंसर आपके पास आएगा वो देखिए क्या आएगा। बड़ा सिंपल सा फंडा है, इस फंडे को समझिएगा ध्यान से, ठीक है, इस फंडे को समझ लीजिए। बहुत सिंपल सा फंडा लेने वाला हूं मैं इसके अंदर, बहुत सिंपल सा फंडा अप्लाई करूंगा, ठीक है, और ध्यान से करेंगे, बहुत ही ज्यादा ध्यान से करेंगे इसको। देखिए हमारे को करना क्या है, A11 चाहिए, क्या चाहिए, A11। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ A11? फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, मतलब पहली रो इसकी और पहला कॉलम इसका, आपको इन्हें मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है आपको, ये चीज समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? आपको करना क्या है, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम यानी 0 मल्टीप्लाई बाय 1, दिस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस दिस 1 मल्टीप्लाई बाय 0। ये आपका आ गया सिर्फ पहला एलिमेंट A11, क्योंकि A11 का मतलब क्या होता है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है। अब क्या करेंगे देखिए आप, अब आप करेंगे, आपको चाहिए क्या, अब आपको चाहिए 1 2, 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो आई रिपीट, फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम चाहिए, मैं क्या करूंगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 4, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 यानी 1 मल्टीप्लाई बाय 0। आंसर से मतलब नहीं है, आंसर नहीं निकाल के दो मेरे को वैल्यू को समझो। 1 2 का मतलब था पहली रो इसकी लेनी है और दूसरा कॉलम इसका लेना है, ये चीज ध्यान रखनी है। समझ में आई बात क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है, पहली रो इसकी और दूसरा कॉलम उसका। अब बारी किसकी है, अब बारी है 2 1 की, 2 1 की, 2 1 क्या होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, सेकेंड रो में 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0। ये हो गया सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम इस वाले का, ठीक है। अब बारी किसकी है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम की, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम की बारी है। देखिए कैसे करेंगे, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम,
ठीक है, ये चाहिए आपको। आपको चाहिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम। ये 2 3 1 था, मैं वापस लिख देता हूं इसको 2 3 1, ये था 2 3 1, ठीक है। सेकंड रो और सेकंड कॉलम, यानी ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस, क्योंकि इस 2 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस 2 से, प्लस ओ यहां पे आना है 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसको अभी मैं छोड़ रहा हूं, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। बारी है 3 1 की। 3 1 यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसमें कहूंगा मैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में मैं क्या कहूंगा, देख लीजिए एक बारी जरा। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में मैं कहूंगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यानी मैं कहूंगा -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, एंड थर्ड रो सेकंड कॉलम यानी आप कहेंगे कि ये एलिमेंट आपका 2 था, मैं इसको 2 लिख दूं एक बारी जरा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0। बेटा ये तो था कॉन्सेप्ट से मैंने समझाया, ठीक है। आप कॉपी नहीं करेंगे, इसका तरीका समझेंगे। एक बारी मैं क्या कह रहा हूं, इसका कॉपी नहीं करना है, इसका तरीका समझना है एक बारी बिल्कुल ध्यान से। कुछ करेगा नहीं कोई भी बच्चा, सुनना है खाली, ठीक है। मैं एक बारी इन टर्म्स को लिख लूं, देखिए कॉपी नहीं करना, सुनो जरा ध्यान से। आपके पास जो मैट्रिक्स थी, वो मैट्रिक्स आपके पास क्या थी वो देखिए एक बारी जरा। आपके पास मैट्रिक्स थी 0 1 1 0 1 1 2 3 1 2 2 2। आपको इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना था इस वाली मैट्रिक्स से 1 2 3 4 0 1, और ये मैंने नंबर चेंज कर दिए पिछली बार वाले, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को तो बस समझना है मल्टीप्लाई कैसे करना है बस, और कुछ नहीं करना। ध्यान से समझिएगा, बट बिल्कुल ध्यान से समझना है, कोई भी बच्चा बोलेगा नहीं, सारे सुनेंगे खाली। बड़ा सिंपल सा फंडा है इसका, बहुत सिंपल सा, उस सिंपल से फंडे को फॉलो करो। ये कहलाती है रो 1, याद है, इसको हम कहते थे रो 1, इसको हम कहते थे रो 2, इसको हम कहते थे रो 3, इसको कहते थे हम कॉलम 1, और इसको कहते थे हम कॉलम 2। ऐसे लिखा जाएगा तो कॉलम होगा, ऐसे लिखा जाएगा मतलब ये 1 वाला, दिस कंप्लीट पार्ट इज कॉलम 1 एंड दिस कंप्लीट पार्ट इज कॉलम 2, ठीक है। आपको आर मीन्स होता है रो, आप समझेंगे ये रनवे है, रनवे 1, रनवे 2, रनवे 3। C1 मतलब क्रैशिंग सरफेस फर्स्ट और क्रैशिंग सरफेस 2। आप ये कि आप जा रहे हो हॉलीवुड की मूवी देखने, हॉलीवुड की मूवी में होता है ना ऐसा, वैसे ही होगा यहां पे। रनवे 1, रनवे 1 से कोई प्लेन उड़ा, उड़ते हुए आगे जाएगा तो यहां तक पहुंचेगा तो कॉल क्रैशिंग सरफेस 1 में आ गया, यानी रनवे 1 मल्टीप्लाई बाय क्रैशिंग 1। सिंपल, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0। एरोप्लेन उड़ा, एरोप्लेन क्रैश, जैसे ही फर्स्ट जोन में पहुंचेगा क्रैश कर देना, ठीक है। एरोप्लेन उड़ाओ, क्रैश करो। रनवे 1 से दोबारा एरोप्लेन उड़ा, क्रैशिंग सरफेस 1 का काम खत्म, उस जोन में जो एंटीना था वो खत्म हो गया, ठीक है। अब रनवे 1 से दोबारा उड़ेगा, दोबारा क्रैशिंग जोन में जाएगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 1 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। समझ में आ रहा है? सिंपल है, क्योंकि रनवे 2 से दोबारा उड़ा फिर क्रैश हुआ। अगर एक और क्रैशिंग जोन होता तो दोबारा उड़ता, दोबारा उससे क्रैश उड़ता, तो तीसरा एक एलिमेंट आता, बट है नहीं, तब यहां पे तीसरा एक एलिमेंट आता जो कि है नहीं, ठीक है। अब रनवे 2 से फिर उड़ेगा, फिर रनवे 1 से क्रैश होगा, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है। फिर उड़ेगा, फिर दूसरे क्रैशिंग सरफेस में जाएगा, दोबारा क्रैश होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 1। दिस
2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, फिर दोबारा क्रैश उड़ेगा, दोबारा क्रैश होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आप बड़े आसान तरीके से उसे कैलकुलेट कर पाओगे, कोई दिक्कत आने वाली है नहीं आपको। आप बस इसको समझने वाला काम करेंगे, ठीक है। आप इसको क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको समझना है और ध्यान से समझना है, ठीक है। और हमने इसको समझा कि ये कैसे होगा, तो देखिए बड़ा सिंपल सा हमें फंडा मिल गया कि एरोप्लेन को उड़ा दो फिर क्रैश करा दो, उड़ा दो क्रैश करा दो, उड़ा दो फिर क्रैश करा, इसी पे उड़ाओ दो, इसी पे उड़ाओ क्रैश कराओ, उड़ाओ क्रैश कराओ, उड़ाओ क्रैश कराओ, उड़ाओ क्रैश कराओ, फिर सेकंड रनवे से उड़ाओ फिर क्रैश कराओ, फिर दोबारा उड़ाओ फिर क्रैश कराओ। मतलब आगे चलते रहना है आपको क्रैशिंग सर्विस, और इसको 7 रूल भी बोलते हैं क्योंकि 7 बनाता है हमेशा, इसलिए, ठीक है। अब आप इसे कॉपी कर सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन पे मैंने काफी फोकस किया है क्योंकि ये बच्चे को दिक्कत करता है बार बार, तो फटाफट से कॉपी करेंगे इसको एक बारी, ठीक है। अब आऊंगा मैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे। आज खाली बेसिक हो पाएगा मेरा। चलिए जल्दी कीजिए, आगे कर रहे हैं। देखिए नया टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के टाइप क्या क्या हैं, या आप कहिए मैट्रिसेस के टाइप्स क्या हैं। बहुत सारी मैट्रिसेस होती हैं इसलिए प्लूरल लगा दिया। सबसे पहली टाइप मैंने बोला आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब हैविंग वैल्यू 1, हैविंग वैल्यू 1, जिसकी वैल्यू 1 होती है दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। याद रखिएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमेशा जो डायगोनल होता है वो 1 होता है, बाकी सब अलग अलग। ये डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल जो है वो इसी को बोलते हैं। मैट्रिक्स में जो डायगोनल है वो इसी को बोला जाता है, बाकी किसी को भी हम डायगोनल नहीं बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा सारे बच्चे, हम कभी भी इसी को मैट्रिक्स को में डायगोनल बोलते हैं, बाकी किसी को डायगोनल नहीं बोलते। बाकी सारे एलिमेंट 0 इक्वल टू 1 0 0 1, इसमें ये वाला भी अपना जो हो गया वो क्या हो गया, डायगोनल हो गया। फटाफट से इसे कॉपी करेंगे और इनकी वैल्यू 1 होती है। हमें कैसे पता वैल्यू 1 होती है, वो हम डिटर्मिनेंट में सीखेंगे। वो हम सीखेंगे डिटर्मिनेंट में कि वैल्यू इसकी 1 कैसे होती है, ठीक है। फटाफट से कॉपी करेंगे, बहुत सिंपल सा है, जल्दी जल्दी टाइम नहीं लगाएंगे। पहली टाइप पढ़ी हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे दूसरी टाइप जिसका नाम होगा नल मैट्रिक्स, वॉइड मैट्रिक्स। देखिए नेक्स्ट सेकंड है मेरी नल मैट्रिक्स
एम्प्टी मैट्रिक्स या फिर वॉइड मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स मतलब एवरी एलिमेंट इज जीरो, हर एक एलिमेंट उसका जीरो होगा, चाहे वो 2x2 की हो, चाहे वो 3x3 की हो, चाहे वो किसी की भी हो, एक जीरो की हो, चाहे वो 2x2 की हो, कोई सी हो, मैं यही बोल रहा हूं। और दैट इज ऑलवेज इक्वल टू ओ, कैपिटल ओ से उसको हम डिनोट कर देते हैं। इसकी वैल्यू हैविंग ईच एलिमेंट या एवरी एलिमेंट, हैविंग एवरी एलिमेंट इज जीरो, इसका हर एक एलिमेंट जो है वो जीरो होता है। थर्ड पार्ट, स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में हमेशा डायगोनल्स इक्वल रहते हैं, बाकी कुछ भी नहीं। डायगोनल हो गया a11, a12, a22, a22 और a33, इनकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है। बाकी जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। बाकी एलिमेंट्स क्या होंगे हमें उनसे कोई लेना देना नहीं, हमारा टारगेट जो है बस वो डायगोनल है। डायगोनल, every element of diagonal are equal, every element of diagonal is equal, ये हमेशा इक्वल होगा। तो ये केस जो होता है वो स्केलर मैट्रिक्स का होता है, ठीक है। अब मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, फटाफट से इसे लिख लो, बहुत सिंपल सिंपल सी टर्म है, शायद आपको पहले से पता हो ये टर्म्स, ठीक है, तो इसे लिख लो फटाफट से। अब मैं आपको बता दूं एक छोटी सी चीज, हमने पढ़ लिया एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। बेटा मैंने जैसा कि बोला डिवीजन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स में डिवीजन होता है। बच्चा बोलेगा सर कैसे होता है, अभी एग्जाम में एक क्वेश्चन आ गया, सपोज 1 2 3 4, कहते हैं डिवाइड करो 5 6 7 8 से, व्हाट इज योर क्वोशिएंट इफ रिमाइंडर इज 0। तो बच्चा क्वोशिएंट नहीं निकाल पाता है, पता है उसको क्वेश्चन निकालने में प्रॉब्लम हो जाती है। चक्कर पता है क्या है, एक्चुअली कॉन्सेप्ट को पढ़ता नहीं है और काम को करता रहता है। ध्यान से सुनना, क्या मैं इस मैट्रिक्स को कैपिटल ए और इस मैट्रिक्स को कैपिटल बी लेट कर सकता हूं? तो मैं कहूंगा भाई a डिवाइड बाय बी, a इज डिवाइड बाय बी, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं b अपॉन a, और दैट इज इक्वल टू a की पावर -1 मल्टीप्लाई बाय b। दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ मैट्रिक्स, दिस इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ मैट्रिक्स। कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि दिस इज डिवीजन नहीं है पॉसिबल, डिवीजन पॉसिबल है, और इनवर्स के केस को हम डिवीजन बोलते हैं। आप अपने स्कूल में टीचर को ये क्वेश्चन दे दो, वो आंसर नहीं निकाल पाएगा, लेकिन हाँ इसका निकाल देगा। क्यों भाई? पेपर कॉन्सेप्चुअल आने लग गया। अब पेपर जो है वो कॉन्सेप्चुअल आने लग गया। पेपर ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हो कि भाई जो पढ़ के जाएंगे वही क्वेश्चन आना है। पेपर में ये क्वेश्चन दे देगा, आपसे होगा ही नहीं कभी जिंदगी में, ये क्वेश्चन आ गया आपके पेपर में, आप कर ही नहीं पाओगे। आपको यार पता ही नहीं, डिवीजन तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, ये क्या दे दिया क्वेश्चन में। तो डिवीजन पॉसिबल है, आप ये एग्जांपल देके देख लेना, कहेगा हाँ यार ये तो पॉसिबल है, बट ये तो पढ़ा ही नहीं। तो डिवीजन भी होता है, इनवर्स इज कॉल्ड डिवीजन। तो अगर मैं बोलूं आपको कि व्हाट इज डिवीजन, तो आप बोलेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिवीजन, सॉरी हाँ, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ मैट्रिक्स। तो कोई भी बच्चा इस बात को ध्यान रखेगा कि इसके अंदर डिवीजन पॉसिबल है, कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो नहीं पढ़ा, हाँ कर जरूर सकते हैं। कोई ये बोले कि डिवीजन पॉसिबल नहीं है तो आप बोलना भाई ऐसा है, मेरा बना मत, मेरे को काट मत, ठीक है, जो भी है, तो ऐसा चलेगा। अब समझ में आ गई बात। अब हम आगे पढ़ते हैं फटाफट से। ये स्टेटमेंट अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड डिवीजन ऑफ मैट्रिक्स। हालांकि मैं ये बता नहीं रहा हूं, अभी मैं बेसिक्स बताऊंगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक के, लेकिन उससे पहले ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। फटाफट से लिखिए।
लिख लिया, चलिए आगे कर रहा हूं मैं। देखिए मैंने बोला ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ए आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ट्रांसपोज का मतलब होगा रो बिकम्स कॉलम एंड कॉलम बिकम रो। ये रो है, इसको मैं कॉलम में लिख दूंगा 1 2 3, लिख दिया कॉलम में। भैया फर्स्ट रो थी, इसको फर्स्ट कॉलम की तरह लिख दो। ये दूसरी रो है, इसको दूसरा कॉलम लिख दो। 4 5 6, ये तीसरी रो है, इसको तीसरा कॉलम लिख दो। 7 8 9, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। दैट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। और अगर आप नोट करें तो दिस इज कॉल्ड डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स। और डायगोनल कभी भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है। वहां पे भी डायगोनल 1 5 एंड 9 था, अगर आपने देखा हो तो वहां पे भी जो डायगोनल था वो क्या था, 1 5 एंड 9। यहां पे भी डायगोनल 1 5 और 9 था, और यहां पर भी 1 5 और 9 ही है। ठीक है, तो डायगोनल कभी अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है। अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं इस पॉइंट को, चाहे ट्रांसपोज करे ना करे, बट डायगोनल अपनी पोजीशन को कभी भी चेंज नहीं करता। ठीक है, तो डायगोनल कोई दिक्कत नहीं कर रहा है, आप इसको समझ लीजिए। कॉपी करने वाली इसके अंदर कोई भी बात नहीं है। जो रो लिखी जाएगी, ऐसे रो लिखी हुई है, ऐसे कॉलम में लिख देंगे उसको आप। सेकंड रो लिखी हुई है, सेकंड कॉलम में लिख देंगे आप। थर्ड रो लिखी हुई है, थर्ड कॉलम में लिख देंगे आप। आपको कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। ठीक है, तो इसे हम बंद करते हैं, मतलब इस पार्ट को हम बंद करते हैं। अगला टॉपिक समझते हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉपी करने की कोई बात नहीं है इसमें। ठीक है, देखिए हेडिंग डाल दीजिएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये अच्छा पार्ट है। सिमेट्रिक का मतलब होता है हैविंग सेम, सिमिलर। मतलब एक, अगर आप मिरर में अपने आप को देखते हो, दैट इज सिमेट्रिक, नॉट एग्जैक्टली सेम। ठीक है, क्योंकि जो आपका लेफ्ट में होता है वो मिरर में राइट में होता है, तो वो सिमेट्री है, नॉट एग्जैक्टली सेम। तो सिमेट्रिक में आप कह सकते हो इफ ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, तो आप कहोगे मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। एक एग्जांपल लेते हैं। ए मैंने बोला एक मैट्रिक्स है 1 2 3 2 4 6 3 6 2। आप इसका ट्रांसपोज निकालिए। इसका ट्रांसपोज ए टी से डिनोट किया जाएगा, ए की पावर टी, या फिर ए डैश। ए डैश भी ट्रांसपोज ही होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, जो रो में लिखा है उसे कॉलम में लिख देंगे। रो में क्या लिखा है मेरा 1 2 3, मैं यहां पे लिख दूंगा 1 2 3। दूसरी रो में क्या लिखा है 2 4 6, क्या लिख दूंगा 2 4 6। 3 6 2, 3 6 2। वैसे तो डायगोनल सेम है। और देखो तो ये आपने निकाला ए ट्रांसपोज 1 2 3 1 2 3 2 4 6 2 4 6 3 6 2 3 6 2। तो सिंस ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, देयरफॉर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। बट ऐसा सब में नहीं होता है, सारी मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं होती, ये चीज ध्यान रखनी है। हाँ, बना जरूर सकते हैं हम मैट्रिक्स को सिमेट्रिक, बट हमें समझना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। जिसमें ए ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल आ जाए तो मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। ठीक है, फटाफट से कॉपी करना, अगला पार्ट करेंगे हम लोग, फटाफट से कॉपी करेंगे आप लोग इसको। नेक्स्ट देखिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इफ A is equal to minus A transpose, therefore matrix is symmetric, skew symmetric.
और इसकी खास बात, इसका डायगोनल हमेशा 0 होता है। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे मैंने बोला 0 1 2 -1 0 3 -2 2 सॉरी -2 -3 एंड 0, इसका डायगोनल हमेशा 0 होगा। ये आपकी मैट्रिक्स ए है, ठीक है। आप क्या करेंगे, आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे सबसे पहले तो। ए ट्रांसपोज निकाला मैंने। व्हाट इज ए ट्रांसपोज? भैया 0 1 2 लिखा है, मैं लिखूंगा 0 1 2। -1 0 3 लिखा है, क्या लिखूंगा? -1 0 3। 2 3 0 लिखा है, सॉरी -2 -3 0 लिखा है, उसे क्या लिखेंगे आप लोग, कैसे लिख देंगे? -2 -3 एंड 0। ये आपका ए ट्रांसपोज आ गया। अभी इसको मैं अगले पेज पे लिख रहा हूं, तो यहां पर देखिए, मैं अगले पेज पे क्यों लिखूं, मैं ऊपर वाला रब कर देता हूं, जगह नहीं है, मैं इसको ऊपर लिखूंगा, ठीक है। देखिए मैंने इसको क्या किया, मैंने इन पूरे मैट्रिक्स में से माइनस को कॉमन ले लिया, तो 0 -1 है +1 हो जाएगा, -2 है +2 हो जाएगा, क्योंकि मैं माइनस को कॉमन ले रहा हूं। 1 है -1 हो जाएगा, 0 +3 हो जाएगा, 2 है -2 हो जाएगा, 3 है -3 हो जाएगा, 0। अब अगर आप नोट करो तो ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स जो आपको नीचे दी हुई है, ये दोनों सेम है। तो आप कह सकते हो देयरफॉर आप कह सकते हो ए ट्रांसपोज सॉरी ए इज इक्वल टू -A ट्रांसपोज। ए और अगर -A ट्रांसपोज अगर सेम होंगे तो मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक, क्योंकि इसका अगर आपने ट्रांसपोज किया और सेम आ रहा है तो दैट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ गया? मतलब आपने क्या किया, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया, उसके अंदर से माइनस कॉमन ले लिया, तो अगर वो एलिमेंट और वो दूसरे वाले नीचे वाले एलिमेंट सेम है तो A इज इक्वल टू -A ट्रांसपोज हो गया ना। बहुत सिंपल है, उसको समझना है बस, क्योंकि ये तो ट्रांसपोज था हमारा, ये तो ट्रांसपोज निकाल रहे हो ना आप, A ट्रांसपोज, तो वैल्यू डाल दी मैंने बस। हेंस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक। बट हर एक मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होती, ये आप खुद लाइन लिख लेना है, जगह नहीं है, ठीक है। तो आप पहले इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी कैसे करेंगे, पहले ये लिखेंगे फर्स्ट, पहले आप ये सारा लिखेंगे, फिर सेकंड में आप इसको, थर्ड में आप इसको, और ऊपर चल जाएंगे उसके बाद, ठीक है। ऊपर ऐसे करके ऐसे चल जाएंगे फिर ऊपर, ठीक है। फटाफट से लिख लीजिए इसको, हम आगे कर रहे हैं। आगे मतलब 2 मिनट का पार्ट में एक स्टेटमेंट लिखवाने वाला हूं बस। चलिए देखिए आगे एक लाइन लिखेंगे मेरे साथ। इन केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स elements of diagonal is always zero, यानी every element लिखना, every element of diagonal is always zero। बेटा ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। इन केस ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एवरी एलिमेंट ऑफ डायगोनल इज ऑलवेज जीरो। स्क्यू सिमेट्रिक का डायगोनल का हमेशा कोई भी एलिमेंट हो हमेशा जीरो होता है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको, और ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आप पहले तो इसके बेसिक्स पढ़ के आएंगे, और 3.2 में क्वेश्चन नंबर शायद 3 है या 5 है, उसके अंदर मल्टीप्लीकेशन और मैट्रिक्स के क्वेश्चन दिए हुए हैं। आपको सिर्फ मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चंस करके आने हैं प्रैक्टिस, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन वाले जितने क्वेश्चन होंगे ना वो सारे करके आने हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो करने वाले हैं वो पढ़ेंगे स्क्यू सिमेट्रिक, सारी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक नहीं होती, सारी मैट्रिक्स सिमेट्रिक नहीं होती, इनका डिस्कशन करेंगे। और मैं आपको बता दूं मेरा सीक्वेंस रहेगा, पहले मैं ये पढ़ाऊंगा, फिर मैं पढ़ाऊंगा पीएमआई वाले क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर, फिर मैं पढ़ाऊंगा इनवर्स वाले क्वेश्चन, फिर मैं पढ़ाऊंगा 1 मार्क्स वाले छोटे छोटे क्वेश्चन जो फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो चक्कर ये है कि बच्चा ना 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाता है, तो मैं अपने सीक्वेंस में कराऊंगा, पहले ये, फिर ये, फिर ये, उसके बाद 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलते हैं, यहाँ पे अपनी क्लास को खत्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आप इसे कॉपी कर लेना और होमवर्क जरूर करके आना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि मल्टीप्लिकेशन सीख जाए हम लोग। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, सायोनारा, टिंग टोंग, बाय बाय।